नमस्कार। पाठ 18 टोपी। पाठ का भावार्थ जो इस प्रकार से है। टोपी कहानी लेखक संजय जी हैं। यह कहानी एक लोक कथा है। यहाँ पर टोपी को शक्ति और इज्जत का प्रतीक बताया गया है, का रूप बताया गया है। इस कहानी के द्वारा, इस कहानी के जरिए लेखक दो बातें कहना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है। पहली बात यह है कि शक्तिशाली लोग, शासक वर्ग अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर अपना काम करवाते हैं और काम के बदले पूरा मेहनताना भी नहीं देते हैं, जिस कारण लोग भी उनका काम पूरे मन से नहीं करते हैं। यदि काम के बदले पूरा पारिश्रमिक दिया जाए तो लोग काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करेंगे। पहली बात तो लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जो शासक वर्ग होता है, काम कराता है, काम का उचित मूल्य नहीं देता है, जिस कारण से उसको जो है उचित काम करने के लिए मजदूरों का मन भी नहीं रहता और मजदूर पूरे मन से काम नहीं करते हैं, फलस्वरूप काम अच्छा नहीं होता है। इस तरह से दूसरी बात अगर देखें तो दूसरी बात यह है कि किसी काम को करने के लिए मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। लेखक ने इनमें मुहावरों का बहुत ही शानदार प्रयोग किया है। हर महत्वपूर्ण बात को मुहावरों के द्वारा कहने की कोशिश की है। लेखक ने जो भी बात आई है इसमें मुहावरों के द्वारा प्रभावी ढंग से कहने की सोची है। टोपी कहानी की शुरुआत एक गौरैया के जोड़े की बातचीत से होती है। दोनों नर व मादा गौरैया एक दूसरे के साथी थे और दोनों में बहुत प्रेम भी था। वो दोनों जहाँ जाते, साथ खाते पीते, हंसते रोते और खूब बातें करते। दोनों अपने सारे काम साथ साथ करते थे और बहुत खुश रहते थे। एक बार गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने देखा तो उसने गबरा नर गौरैया से कहा कि मनुष्य वस्त्रों में कितना सुंदर लगता है। तुरंत गबरा ने गौरैया को समझाते हुए कहा कि वस्त्र मनुष्य को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि वो तो उसका वास्तविक सौंदर्य ढक देते हैं और हम पंछियों को वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसे ही बहुत सुंदर दिखते हैं। इस पर गौरैया कहती है कि मनुष्य केवल अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ही कपड़े नहीं पहनता, बल्कि उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे मौसमों की मार से, प्रभाव से खुद की रक्षा करता है, खुद को बचाता है। मनुष्य कपड़े पहनता है। कपड़ा बरसात, गर्मी और ठंडी से खुद को बचाने के लिए भी पहनता है, केवल शान के लिए कपड़े नहीं पहनता। तब गबरा नर गौरैया को समझाते हुए कहता है कि असली टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, वैसे इस टोपी की इज्जत बचाए रखने में कितने ही लोगों का दिवाला निकल जाता है और मनुष्य अपनी इज्जत को बचाने या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाने कितने ही लोगों को टोपी पहनाता बेवकूफ़ बनाता है। नर क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, जाने कितने लोगों को अपनी टोपी की इज्जत बचाने के लिए बेवकूफ़ बनाता फिरता है, टोपी पहनाता है, अर्थात बेवकूफ़ बनाता है। इसी तरह से गौरैया को टोपी पहनने का शौक चढ़ गया और उसने अपने लिए एक सुंदर सी टोपी बनाने की ठान ली और इस दिशा में उसने अपना प्रयास भी शुरू कर दिया। टोपी एक बनाने के लिए, टोपी पहनने के लिए उसने प्रयास भी शुरू कर दिए। अगले दिन सुबह सुबह रोज की तरह गबरा और गौरैया दाना चुगने एक कूड़े के ढेर के पास गए। गबरा, नर गौरैया और गौरैया दोनों एक कूड़े के ढेर के पास पहुंचे। दाना चुगते चुगते अचानक गौरैया को रुई का एक टुकड़ा मिल गया। दाना चुगते हुए घूरे पर
गौरैया को रुई का एक छोटा सा टुकड़ा, कॉटन का छोटा सा भाग मिल गया। रुई का टुकड़ा देखकर गौरैया खुशी से कूड़े के ढेर पर लौटने लगी। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी की शुरुआत। गौरैया का उस रुई से खूबसूरत सी टोपी बनाने तक का सफर। सबसे पहले गौरैया उस रुई को धुनिया के पास ले जाकर धुनवाने की कोशिश करती है। रुई को क्या करना है? साफ कराना है, धुनवाना है, जिससे रुई से धागे बनाए जा सके। लेकिन धुनिया उसका काम मुफ्त में करने से मना कर देता है। गौरैया का काम मुफ्त में करने से धुनिया मना भी कर देता है। लेकिन जब वह उसको अपनी मेहनत का पूरा हिसाब यानी उस रुई में से आधी रुई देने की बात करती है तो धुनिया खुशी खुशी रुई धुन देता है। धुनिया रुई धुनने के लिए तैयार हो जाता है जब उसे यह पता चलता है कि उसे मेहनताना में, पारिश्रमिक में जितनी रुई है उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह से धुनी हुई रुई लेकर फिर गौरैया उस धुनी हुई रुई का सूत कतवाने के लिए कोरी के पास जाती है। कोरी के पास चली जाती है और उसे भी आधा सूत मेहनताने के रूप में दे देती है। उसके बाद गौरैया धागे से कपड़ा बनवाने के लिए बुनकर के पास पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? बुनकर के पास पहुंचती है और बुनकर को भी कपड़े का आधा हिस्सा मेहनताने के रूप में दे देती है। तत्पश्चात कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद गौरैया उस कपड़े से टोपी बनाने के लिए दर्जी के पास पहुंचती है। उसको भी उसकी मजदूरी के रूप में आधा कपड़ा दे देती है। दर्जी ने खुश होकर न सिर्फ उसकी टोपी बनाई, साथ में उसमें 5 ऊन के फूल भी लगा दिए, फुदने फूल भी लगा दिए। गौरैया की टोपी अब बहुत सुंदर लग रही थी। अब तो गबरा को भी कहना ही पड़ा कि तुम टोपी पहनकर बिल्कुल रानी लग रही हो। तुम टोपी पहनकर कैसे लग रही हो? रानी, अर्थात बहुत ही सुंदर लग रही हो। उस टोपी को पहनने के बाद गौरैया के मन में राजा से मिलने की इच्छा हुई। राजा से मिलने की इच्छा हुई कि चलकर राजा को देखें कि राजा जो टोपी पहनता है और हमारी टोपी में क्या भेद है, क्या अंतर है। और वह टोपी पहनकर राजा के महल में पहुंची। राजा के महल में पहुंच गई। जहां राजा बैठा था उस समय राजा छत पर मालिश करवा रहा था, मसाज करवा रहा था। गौरैया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे राजा को क्रोध आ गया और अपने सैनिकों को गौरैया को मारने का आदेश दे दिया। गौरैया ने जब राजा को चिढ़ाया तो राजा के सैनिक गौरैया को मारने के लिए उतावले हो गए, क्योंकि राजा ने आदेश दे दिया कि गौरैया को पकड़ो, मारो। सैनिकों ने गौरैया को मारा तो नहीं, मगर उसकी टोपी छीन ली। राजा ने जब उसकी सुंदर टोपी को देखा तो वह हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसने गौरैया से पूछा कि इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई? गौरैया ने तपाक से उत्तर दिया, दर्जी ने बनाई है। तब राजा ने दर्जी को बुलवाया। दर्जी ने क्या किया? टोपी सुंदर बनने का कारण कपड़े का अच्छा होना बताया। दर्जी ने कहा यह टोपी महाराज इसलिए सुंदर बनी है कि कपड़ा बहुत अच्छा था, दबीज था और गफ्स था, अर्थात मोटा था और अच्छे से बुना हुआ था, जिस कारण से यह टोपी सुंदर बनी है। इस प्रकार फिर एक एक कर बुनकर, कोरी व धुनिया को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। सभी ने राजा को बताया कि गौरैया ने सभी को उनकी मेहनत की पूरी मजदूरी दी थी, इसलिए उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया था। अपनी टोपी छीनती देख गौरैया जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसने हर व्यक्ति को उसकी मेहनत की पूरी कीमत चुकाई है। हर व्यक्ति को जो उसने मेहनत किया है उसकी पूरी कीमत चुकाई है। राजा कंगाल है, वह प्रजा को बहुत सताता है, उसने मनमाना कर वसूलता है, उनसे मनमाना कर वसूलता है। खुद पूरा मेहनताना देकर अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता,
अब राजा को लगने लगता है कि गौरैया कहीं उसकी सारी पोल ना खोल दे। यह सोचकर राजा ने गौरैया की टोपी वापस कर दी। गौरैया ने टोपी पहनी और उड़ते हुए जोर जोर से बोली, राजा डरपोक है, राजा डरपोक है। इसलिए उसने टोपी लौटा दी, कहती हुई वहाँ से चली गई। इस तरह से कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जब राजा उन बुनकरों से, उन दर्जी से, उन नाई से सबसे काम करवाता था, दुनिया से, तो उन्हें मेहनत के रूप में मेहनताना या पारिश्रमिक नहीं देता था। जबकि गौरैया ने काम करवाया और मेहनताना के रूप में पूरा पारिश्रमिक दिया, अर्थात रुई का आधा हिस्सा दिया, कपड़े का आधा हिस्सा दिया। इस तरह से टोपी जब आई तो टोपी दो बनाई गई, एक उसने लिया और एक गौरैया को दिया। इस तरह से मेहनत जो उन्होंने किया उसके बदले उनको पैसे मिले, जबकि राजा के काम करने पर उन्हें उचित पैसे नहीं मिलते थे। जिस कारण से लेखक ने यहाँ टोपी के माध्यम से दो सीख देने का प्रयास किया है। इस तरह से आपको आज का यह पाठ भावार्थ अच्छा लगा होगा। आपको पाठ भावार्थ अच्छा लगा है तो हिंदीपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपके विषय से संबंधित अनेक पाठों के भावार्थ लेकर उपस्थित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।